Let's start. I will explain about amine chapter. Okay, in amine chapter we will discuss about the chemical properties. Okay, chemical. We know that the nucleophilic behavior of amine is because of the presence of unshared electron pair. Normal, any compound of amine, it contain lone pair. Okay, these lone pair are unshared, so इनका नेचर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा. ठीक है. सेकंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इट बिहेव लाइक वीक बेस. सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज बेसिक कैरेक्टर. बेसिक कैरेक्टर बिकॉज एमाइंस आर रिलेटिवली वीक बेस. ठीक है, बिकॉज आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव लाइक लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए. ओके, तो उसके बेसिस पे मैंने बताया था कि हमारे जो एमाइंस के कंपाउंड होते हैं वो बेसिक नेचर के शो करते हैं. इसीलिए बार बार जो है हमारा जो एमाइन है, नॉर्मल मैं प्राइमरी एमाइन लेता हूँ, और इनका रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करते हैं तो इट फॉर्म द CH3 NH3 प्लस एंड OH नेगेटिव चार्ज, है ना. तो क्योंकि ये मेथाइल एमाइन ने इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन डोनर तो लुईस बेस होते ही हैं, साथ में प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बेस की तरह शो करते हैं. ओके, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट आर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमाइन. तो इफेक्ट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं. तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था इफ एमाइन इन गैसियस फेज, अगर ये गैसियस फेज के फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो एमाइंस के मॉलिक्यूल होते हैं वो गैसियस एज वेल एज सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होते हैं. सो इन गैसियस फेज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, तो टर्सरी एमाइन आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. वाई? बिकॉज जो हमारा प्राइमरी एमाइन है और ये जो हमने टर्सरी एमाइन बना दिया, दोनों से कंपेयर करना, तो प्राइमरी एमाइन के पास भी लोन पेयर है, टर्सरी एमाइन के पास भी लोन पेयर है, और दिस आर इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. तो ये आर बार बार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी. बट इस टर्सरी एमाइन में 3 टाइम 3R है ना, तो 3 टाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसकी अवेलेबिलिटी और ज्यादा हो गई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की. सो टर्सरी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी एमाइन. सो दिस रीजन टर्सरी एमाइन आर मोर बेसिक देन प्राइमरी एमाइन. किसके लिए होता है? वो गैसियस फेज के लिए होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इट मींस वहां के प्लस आई इफेक्ट आर ऑलवेज इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ. बट इन अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन में, इन aqueous solution, okay students, तो their trend are just reverse, because basic strength of amine in aqueous solution is determined by the combined effect. इसमें बहुत सारे combined effect को मेजर किया जाता है. अब कौन कौन से combined effect होते हैं? लाइक इंडक्टिव इफेक्ट,
स्टेरिक फैक्टर, सॉल्यूशन ऑफ आयन, उसको हम सॉल्यूशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर, आयोनाइजेशन इफेक्ट, ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट हम देखते हैं सॉल्यूशन के टर्म में। तो उस कंडीशन में हमारे जो फैक्टर होते हैं वो इनकी सीक्वेंस टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी कम होगी, या स्टेरिक हिंड्रेंस से लोन पेयर की रिलीज होने की टेंडेंसी भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए सॉल्यूशन इफेक्ट में इफ आर आर मेथाइल ग्रुप, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप मेथाइल है तो उस कंडीशन में सेकेंडरी एमाइन आर द मोर बेसिक एज कंपेयर टू टर्सरी एमाइन। लास्ट में कौन आता है? प्राइमरी आता है, ध्यान देना। ठीक है, पहले क्या था हम लोग का? टर्सरी था। पहले वाले में आपने देखा, मैंने क्या बताया आपको कि देन टर्सरी था, सेकेंडरी था, प्राइमरी था। लेकिन इस कंडीशन में आपका सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे प्राइमरी होगा, सॉरी, यहाँ पे प्राइमरी होगा, यहाँ पे टर्सरी होगा अगर इफ वैल्यू ऑफ आर इज मेथाइल। बट अगर आर की वैल्यू क्या हो जाए? मॉलिक्यूल ग्रुप आ जाए, लाइक एथाइल आ जाए, प्रोपाइल आ जाए, उस कंडीशन में हमारे जो कंबाइंड इफेक्ट में सेकेंडरी एमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी ही, अब यहाँ पे टर्सरी एमाइन होगा, देन प्राइमरी होगा। ये हमेशा याद रखना। बहुत शानदार क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी और एकेडमिक एग्जामिनेशन में भी। ओके, सो गैसियस फेज एंड सॉल्यूशन के एक्वा सॉल्यूशन में इन दोनों की बेसिक स्ट्रेंथ की वेरिएशंस आपको दिखता है। बट अगर हमें बात करूं एरोमेटिक एमाइंस का और एलिफेटिक एमाइंस के से कंपेयर किया जाए तो हुज बेसिक स्ट्रेंथ आर हायर देन द एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो आप ऐसे देखो, जो एरोमेटिक एमाइंस हैं और ये मान लो ये एलिफेटिक एमाइंस है, तो चूंकि इनके जो लोन पेयर है दे आर यूटिलाइज इन द रेजोनेंस, बट ये तो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखोगे तो एलिफेटिक में ज्यादा है। इसीलिए एलिफेटिक एमाइंस हमेशा एरोमेटिक एमाइन से स्ट्रॉन्गर बेस होते। ओके, तो एथाइल एमाइन और एनिलीन से कंपेयर करेंगे तो एनिलीन आर लेस बेसिक देन मेथाइल एमाइन because lone pair of nitrogen atom in aniline get involved in resonance. ओके, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सपोज दैट अगर हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, अभी तो साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, ये भी मैंने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया और ये भी हमने एरोमेटिक एमाइन लिया। ओके, तो मैंने आपको बताया कि सपोज दैट ये हमारा एनिलीन है, यहाँ पे हमने मेथाइल ग्रुप लगा दिया। ओके, और यहाँ पे भी एनिलीन है, इसमें भी इस बेंजीन से मैंने एनिलीन को बना दिया, NH2 ग्रुप को ऐड करके यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? NO2 ग्रुप लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप। ओके, और यहाँ पे हमने इस एनिलीन पे हमने या तो मेथाइल को जोड़ा या हम नाइट्रो ग्रुप को भी जोड़ सकते हैं। इस कंडीशन में अगर पूछा जाए कि व्हाट आर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो ऑलवेज वी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप लाइक मेथाइल या मेथॉक्सी इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इस 4 मेथाइल एनिलीन की होगी। बट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे लाइक हेलोजन, नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, तो डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। वो एनिलीन से भी इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, तो इसलिए सबसे कम इस 4 नाइट्रो एनिलीन का होगा, एनिलीन से कंपेयर करके भी। और इन तीनों से भी सबसे कम होता है ये आर्थो पोजीशन के एनिलीन ग्रुप, बिकॉज जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होते हैं वो सबसे लेस बेसिक होते हैं। या मैंने आपको बताया था
कि ये आर्थो, इसी को बोलते हैं आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट एक बहुत शानदार इफेक्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका बहुत यूज किया जाता है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर अप्लाई किए जाते हैं। तो सो एवरी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इज लेस बेसिक देन एनिलीन ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। तो ये सीक्वेंस याद कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। देन मैंने आपको बताया था एल्काइलेशन, याद आ रहा? सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन किया था एल्काइलेशन के बारे में। व्हाट आर एल्काइलेशन? इफ एनी amine compound react with alkyl halide to form the different derivative of amines, like अगर हमने प्राइमरी एमाइन को रिएक्शन में नहीं करा दिया मेथाइल आयोडाइड से, तो वह हाइड्रोजन ऑफ एमाइन रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयोडाइड, फॉर्म द सेकेंडरी एमाइन। फिर हमने मेथाइल एमाइड के साथ रिएक्शन किया, तो फिर यह हाइड्रोजन इसके आयोडाइड के साथ क्या बनाएगा, HI फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर टर्सरी एमाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने प्राइमरी एमाइन को सेकेंडरी में, और सेकेंडरी को टर्सरी में, और टर्सरी को भी हम क्वार्टनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे आई नेगेटिव हो गया, इसको बोलते हैं क्वार्टनरी एमाइंस। तो एल्काइल ग्रुप का एडिशन ही एल्काइलेशन है। एक आता है एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या करते हैं, सेम एल्काइलेशन की तरह होता है, बट यहाँ पे COCH3 का एडिशन करते हैं हाइड्रोजन को हटाकर, है ना। तो एसाइलेशन, एल्काइलेशन, ये सारे के सारे क्या हैं, इट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस आर वेरी फेमस, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट, इसी को एनसीईआरटी में कार्बाइल एमाइन रिएक्शंस के नाम से फेमस है। ठीक है, तो व्हाट आर कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, व्हाट आर आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये भी बेहतरीन एग्जांपल है फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, नॉट सेकेंडरी एंड टर्सरी, on warming with chloroform, like ये मैंने एलिफेटिक एमाइंस लिया, ठीक है, on warming with chloroform, ओके, एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, हमने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एल्कोहलिक मतलब एल्कोहलिक सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तो टू फॉर्म द आइसोसाइनाइट, ये जो NH2 है ना वो NC में कन्वर्ट हो जाता है, NC का फॉर्मेशन करता है, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइट, विच हैविंग वेरी अनप्लेजेंट स्मेल, है ना। तो अनप्लेजेंट स्मेल का फॉर्मेशन करता है। अब बोलोगे सर तो और जो प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे, तो इफ मोल ऑफ 3 KOH, देन ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन यहां से अटैच्ड हो गया, है ना, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, 3 पोटेशियम है, इट फॉर्म द 3 KCl, ओके, 2 3 and 3 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन आर रिमेनिंग टू फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो जब भी आपको क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखे, तो ऑलवेज एरोमेटिक या एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस कन्वर्ट इनटू आइसोसाइनाइट, ओके। अगर मान लो एग्जाम में इस तरीके से, अगर मान लो आपके एग्जामिनेशन में आ गया कि ये कोई कंपाउंड है और दे आर रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, तो सिंपल सा है, ये जो एमाइनो ग्रुप दिख रहा है इसे आप
कन्वर्ट करके आप क्या बना सकते हो, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हो, है ना। तो इस एमाइनो ग्रुप को आपको एनसी में कन्वर्ट करना है, बस क्लोरोफॉर्म और केएच रिएजेंट दिखा तो आप इसमें कन्वर्ट कर देना, इसी को ही कार्बाइल एमाइन रिएक्शंस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, अगर मैंने आपको ये जो भी मैंने आपको बातें बता रहा हूँ, ये सारी के सारी एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया था। एक रिएक्शन और था, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड आप देखोगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग एसिड को दो ही कंपाउंड होते हैं, एक नाइट्रिक एसिड होता है और एक नाइट्रस एसिड होता है। ये नाइट्रस है, ये नाइट्रिक है, और दोनों की अलग अलग यूज एप्लीकेशन है। तो हम इस नाइट्रस एसिड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी एलिफेटिक एमाइन का रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो ऑलवेज फॉर्म द एल्कोहल कंपाउंड। और ये दो नाइट्रोजन अगल बगल दिख रहा है ना, ये N2 के बाहर, N2 के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाते हैं, और जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होगा वो वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ऑलवेज एलिफेटिक एमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म द एल्कोहल। इसका कन्वर्जन में बहुत यूज किया जाता है। ओके, they confirm that primary aliphatic amine liberate nitrogen with nitrous acid. ओके, लेकिन जैसे ही हम सेकेंडरी एमाइन की बात करते हैं, सेकेंडरी एमाइन की बात करें, नाइट्रोजन के साथ अगर हमने दो मेथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी एमाइन है, और इसका रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, HNO2 के साथ करते हैं, तो आप देखोगे ये नाइट्रसो एमाइन का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रसो एमाइन का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ओके, ये वाटर का फॉर्मेशन कर दिया ना, और ये जो NO ग्रुप है यहां पे मैंने इसको ऐड कर दिया, तो इसी को बोला जाता है नाइट्रोसो एमाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि सेकेंडरी एमाइन नाइट्रोसो एमाइन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जैसे ही हम टर्सरी एमाइन लेते हैं, टर्सरी एमाइन जैसे लेंगे और टर्सरी एमाइन का रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो इट फॉर्म द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ये नाइट्रोसो एमाइन तो बनाता ही है, एल्कोहल का भी फॉर्मेशन करता है ना। इसको थोड़ा सा हीट देना पड़ता है, तो हमारा एक मॉलिक्यूल मेथनॉल का फॉर्मेशन करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल हमारा नाइट्रोसो एमाइन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। जैसे इसका ओवरऑल अगर हम आपका रिजल्ट बताएं, ध्यान देना कि प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्सरी एमाइन का रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो इट फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करते हैं, तो फर्स्ट में वो क्या बना रहा है, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। वो सेकंड में क्या बना रहा है, R2N और NO का फॉर्मेशन, जिसको नाइट्रोसो एमाइन बोलते हैं। और टर्सरी दोनों बनाता है, एल्कोहल भी बनाएगा और हमारा नाइट्रोसो एमाइन का भी फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एरोमेटिक एमाइन की बात करते हैं, जैसे बेंजीन के साथ हमने अमाइनो ग्रुप को जोड़ा तो एनिलीन हुआ, और एनिलीन का रिएक्शन अगर हम नाइट्रोसो के साथ करते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है ना, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर यहाँ पे हम HCl ले लें तो Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन हो। तो
एलिफेटिक जो एमाइन है वो एल्कोहल बनाता है, बट अगर हम एरोमेटिक एमाइन की बात करें, रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म द डाइजोनियम सॉल्ट, इसी को तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। और जो एक्स्ट्रा जो चीजें होंगी वाटर फॉर्म में वाटर निकल जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो प्राइमरी एलिफेटिक अलग प्रोडक्ट प्रोडक्ट देता है, और एरोमेटिक एमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, उसके बाद से हम लोग एनसीईआरटी पीडीएफ पे जाएंगे हम लोग। रिएक्शन विथ सल्फोनिल क्लोराइड, इसी को बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बहुत फेमस नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसका हम लोग केमिस्ट्री लैब में भी इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट आर हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, तो एक नाम आता है, एक बेंजीन है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये बेंजीन है और सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के ऐड होगा, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन को जोड़ दिया, है ना। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना। इसी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ये करता क्या है, इसका अगर हम प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्शन करें तो वह एक प्रोडक्ट बनाता है। मान लो C6H5SO2Cl2 मैंने राइट कर दिया, उसी को शॉर्टकट के फॉर्म में राइट कर दिया, फार्मूले के फॉर्म में। तो जो एमाइन का हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के साथ क्या बना देगा, HCl का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, और हमने क्या कर दिया, ये जो बेंजीन जो मैंने हिंसबर्ग एजेंट का है, और ये मान लो यहाँ पे सल्फर था, है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये Cl तो इसके H के साथ रिलीज हो गया, तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचा, N बचा, H बचा और CH3 बचा। इसी को बोलते हैं एन मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो बेसिक मीडियम में सॉल्युबल होता है। ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं बेसिक मीडियम में। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी एमाइन की बात करें, 1 मिनट ऑल ऑफ यू, अगर हम सेकेंडरी एमाइन का रिएक्शन अगर इस वर्क रिएजेंट से करते हैं, तो जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, मैं सॉल्ट का डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर बना देता, सल्फर डबल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन था ही, तो वहां पर केवल एन के साथ दो मेथाइल, ये एल्कलाई में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। प्राइमरी वाले सॉल्युबल थे, सेकेंडरी अमाइन वाले इनसॉल्युबल। लेकिन जब हम टर्सरी अमाइन की बात करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो रिएक्शन देता ही नहीं, नो रिएक्शन। तो अगर मुझे अगर 3 सॉल्यूशंस दे दिया जाए, और एक सॉल्यूशन में प्राइमरी एमाइन है, सेकंड में सेकेंडरी एमाइन है, और थर्ड में टर्सरी है, मैं लेबलिंग हटा दूं और मैं बोलूं कि तीनों को कंफर्म करना है कि सॉल्यूशन में कौन सा डिग्री वाला एमाइन है, तो आप हिंसबर्ग रिएजेंट यूज कर सकते हो। जैसे ही आपने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ऐड किया, तो आप इनके बिहेवियर के बेसिस पे इनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। प्राइमरी वाले सॉल्युबल बनाते हैं, सॉल्युबल सॉल्यूशन होगा, ये क्या बनाएगा, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, इनसॉल्युबल है, और ये रिएक्शन देगा ही नहीं, दोनों अलग अलग दिखेंगे। तो टर्सरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग एजेंट, है ना। तो हिंसबर्ग एजेंट को हम केमिकल टेस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी पढ़ना है। वी नो दैट ये जो एनिलीन है, चूंकि हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करने वाले हैं, तो एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। इनकी रिएक्टिविटी नॉर्मल बेंजीन से क्या होती है,
अगर ये रिएक्टिविटी आर्डर है तो, अगर ये रिएक्टिविटी आर्डर अगर ये है तो हम इसको मान सकते हैं। क्यों है रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, presence of amino group which activate the benzene ring by this lone pair, जिसके कारण डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन आर फॉर्म्ड। जब रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करेगा तो आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर बार बार नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द आर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन, है ना। इसीलिए अगर हम नॉर्मल एनिलीन का रिएक्शन, ध्यान देना, अगर हम ब्रोमीन के साथ करते हैं इन एक्वस फॉर्म में, यहां पे मैं एक्वस ले लेता हूं, तो इट फॉर्म द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मींस ये आर्थो पर ब्रोमीन ऐड होता ही है, पैरा पे भी होगा और दूसरे वाले आर्थो पोजीशन पे भी ऐड होगा, जिसको बोलते हैं 2,4,6,5 ब्रोमो एनिलीन, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ये, है ना। तो अगर मान लो मुझे हेलोजिनेशन कराना है तो मुझे तो आर्थो पैरा दोनों बन जा रहा है, बट फॉर प्रिपेयरिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन तो जो हमारा NH2 ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो अमाइनो ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय एसिडिक एनहाइड्राइड, जिसको हम एसाइलेशन मेथड यूज करके इनको प्रोटेक्ट करते हैं, तब जाकर सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलनाइड आर फॉर्म्ड। और उसी एसिटाइलनाइड के साथ अगर हम ब्रोमीन का किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कराते हैं, तब जाकर वो या तो आर्थो का फॉर्मेशन होता है या तो पैरा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर इनके एमाइनो ग्रुप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो वो तीनों जगह पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड हो जाते हैं। इसीलिए आपको नया नाम सुना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ द एमाइनो ग्रुप। ये प्रोटेक्शन एमाइनो ग्रुप क्या होता है इसको बस थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा, मैं इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो इस नाइट्रोजन के साथ मैंने कोई दो एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया, ठीक है, तो अगर यहां से हम कार्बोनिल को ऐड कर दिया, मतलब एसाइलेशन कर दिया, तो ये रेजोनेंस इधर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये रेजोनेंस बेंजीन अगर होता, ये मान लो ये बेंजीन होता तो बेंजीन में भी यूटिलाइज होता, है ना। तो जो प्रोटेक्शन का मतलब होता है बाय द एसाइलेशन, इंटरेक्शन ऑफ लोन पेयर of electron on nitrogen of acetanilide with oxygen atom by resonance as well as carbonyl compound, है ना। तो बार बार इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी। जैसे ही इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम होगी, देन फॉर्म द मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। इसी को ही प्रोटेक्शन ऑफ एमाइनो ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। और जब जैसे ही हम लोग एनिलीन का एसाइलेशन करते हैं, लाइक हमने CH3 COCl के साथ कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, चूंकि AlCl3 यूज नहीं करेंगे क्योंकि AlCl3 बार बार जो है इस NH2 ग्रुप रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे हम पेरिडीन ले सकते हैं, पायरिडीन। तो ये क्या करता है कि इसका हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बाहर निकाल देगा और इस NH के साथ COCH3 ऐड हो जाता है। इसी को ही बोला जाता है एसिटाइलनाइड। और यही एसिटाइड है जो बार बार ये आर्थो सब्स्टिट्यूटेड या पैरा सब्स्टिट्यूटेड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का हेलोजेनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। और यही आप लोग का है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक, तो ऐसा नहीं है कि आज के बाद से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हमको प्रोसीड करेंगे। फिर से हम हेलोजिनेशन के बारे में जानेंगे, नाइट्रेशन के बारे में, सल्फोनेशन के बारे में, और उससे रिलेटेड डाइजोनियम सॉल्ट का हम रिएक्शन भी देखेंगे।
लाइक सेंड मेयर रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, या आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स,